नेक्स्ट टॉपिक चलें, है ना। अब बस ये डीएनए को यहाँ तक पहुँचा तो दें, है ना। पूरा अच्छी तरह से आता है, बोलने थोड़ा थोड़ा कम होता है, स्पेशली बोलने में वो टोन नहीं आता है ना। आप बोलते जाइए, काम लिख पेपर पढ़ लेंगे, ठीक है, मैगजीन पढ़ लेंगे, मतलब ये मैं अभी चल रहा प्रैक्टिस। सर मेरे आप लोग का सेम ही सर, बोल नहीं सकते सर, लेकिन पढ़ते लिखते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ से डीएनए कैसे बन रहा है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। मतलब ये डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड तो रेडी हो गया, न्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कर देंगे, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलेगा तो एक स्ट्रैंड बनाएगा, फिर दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा और फाइनली जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपका तैयार होगा, ठीक है। ध्यान देखिए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, एल्विन चार्गप्स रूल, ठीक है, ये भी ध्यान से समझिए, ठीक है। आपको एक चीज़ बताना चाहिए यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर आपको और बताना चाहेंगे, एल्विन चार्गप्स बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है, रूल्स। इसको शॉर्ट में एल्विन चार्गप्स रूल भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसको चार्गप्स रूल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, चार्गप्स क्या बताएं आपको। देखिए चार, आप मेनली डीएनए में अगर बात करें तो चार आप नाइट्रोजन बेसेस को देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से बोर्ड पर। तो चार नाइट्रोजन बेसेस को आप देख रहे हैं, वो चार नाइट्रोजन बेसेस क्या क्या है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है, ये चार बेसेस। हाँ व्हाट्सएप में जाइए, ठीक है, बोलिए इसको भेजना है, यहाँ पर देखिए, एल्विन चार्गप्स बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल्स, ये बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो एडेनिन और गुआनिन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्यूरिन्स, क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स। और थाइमिन और साइटोसिन जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स, ठीक है। डिटेल में जाइए तो इसमें केमिस्ट्री है थोड़ा, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनता है, जब इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखिएगा तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनता है, रिंग स्ट्रक्चर, और ये जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर बनता है। नहीं एक्टर उटर ये रकम होना चाहिए, देखिए आप ये जो हुआ ये एक तरह से हो गया सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन जब इसमें कोई जुड़ के ऐसे निकल जा रहा है ना, यहाँ से मान लीजिए इस तरह से निकल जा रहा है, मान लीजिए इस तरह से आपका ऐसे 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 ऐसे, तो डबल रिंग हो जा रहा है ना, हाँ या ना, डबल रिंग हो रहा है। तो डबल रिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है पायरिमिडिन्स, डिटेल में इसका डायग्राम हम आपको भेज देंगे, आप डिस्कस कर देना नेक्स्ट क्लास में, ये बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक है। फिर और डीप जाएगा तो आपको लगेगा मॉलिक्यूल वैसे ही भारी लगता है, फिर और भारी लगता है, इसलिए जब दो रिंग आपस में मिल रहा है तो वो आपको पिरिमिडिन्स, है ना, सॉरी आपका प्यूरिन्स बन रहा है, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में आपका पिरिमिडिन आ रहा है, क्लियर। तो इतना आप याद रखना कि Ag जो है प्यूरिन्स है, PC आपका पिरिमिडिन,
ये दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो डबल रिंग में आता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंगल रिंग में आता है। अमृता, छोटा जो है उसका ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर और जो बड़ा है उसका छोटा स्ट्रक्चर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो चलिए अब एरविन जैकब्स क्या बताएं, बोले क्या कि एडेनिन जो है वो ऑलवेज पेयर विद थाइमिन, ए ऑलवेज पेयर विद पी, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। ठीक है, मतलब एडेनिन और थाइमिन हमेशा क्या होगा, आपस में पेयर में रहेगा, एक डीएनए में पेयरिंग करेगा। ऐसे पेयरिंग करेगा, अगर इस साइड में मान लीजिए एक स्ट्रैंड में अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में जरूर थाइमिन होगा, तभी पेयर करेगा। अगर एक स्ट्रैंड में थाइमिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में एडेनिन रहेगा, और वो क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होगा, एक दूसरे को है ना जुड़ेगा, एक दूसरे से जुड़ेगा। क्लियर? इनहेरिटेंस में तो हाँ, वो डिजीज के बारे में। और यहाँ पर क्या होता है, जी पेयर विद सी, है ना, जहाँ पर क्या होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जो क्या है, ये बीच का क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ठीक है, क्लियर? और क्या बताएं वो, इसी को दूसरे में भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए अगर A प्लस जी, ठीक है, और T प्लस C, है ना, का रेशियो ऑलवेज क्या होता है डीएनए में 1 होता है। ठीक है, समझिएगा, AG और TC, एक प्यूरिन एक pyrimidine के साथ बाइंड करता है, यानी एडेनिन ऑलवेज बाइंड विद T विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन ऑलवेज बाइंड विद C साइटोसिन। ठीक है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड काम करता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आ रहा? अब A विद T एंड G विद C पेयर करेगा। ठीक है, और इसी को दूसरे में आप लिख सकते हैं कि A प्लस जी डिवाइड बाई T प्लस C जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है एक डीएनए स्ट्रैंड। कोई भी आपको डीएनए स्ट्रैंड दे दिए, उसमें आपको मान लीजिए एडेनिन बता दिए, ठीक है, एडेनिन बता दिए, आपको बोले ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन खुद से निकालिए, आपको टोटल न्यूक्लियोटाइड्स बता दिए, और न्यूक्लियोटाइड्स है ना ये, तो मान लीजिए बोल दिए आपको कि कोई डीएनए है जिसमें मान लीजिए 400 जो है आपका न्यूक्लियोटाइड्स है, तो 400 न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि अब जो है उसमें से एडेनिन मान लीजिए है, एडेनिन मान लीजिए है 150, एडेनिन कितना है 150, तो आप ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन का नंबर निकालें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको पता है कि जितना एडेनिन रहेगा, एडेनिन तो पेयर करता है T के साथ, तो एडेनिन अगर मान लीजिए 150 है, तो एडेनिन अगर 150 है तो थाइमिन भी 150 रहेगा, तो आपका 300 यहाँ खत्म हो गया, बचा कितना 100, तो 100 में क्या होगा, है ना, आपका क्या G, सॉरी हाँ 80, ठीक है, G, तो G हो जाएगा 50 और C हो जाएगा 50, आपका टोटल हो जाएगा 400। कोई दिक्कत नहीं? समझे सर वो तो A प्लस जी होता ना, 150 150 A प्लस क्यों, A तो T के साथ पेयर करता है, अगर A है 150 तो T है 150, समझ में आ रहा है? और बचा कितना है ना, 150 150 300 तो आपका खत्म हो गया, टोटल है 400, तो 100 बचा, 100 को आप G और C में डिवाइड कर दे, 50 50 100 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से आप कैलकुलेशन भी आता है, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल दिए कि 400 है, कभी 800 दे देगा, जितना देगा आपको उस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एरविन चार्गल्स का बेस कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ईयर में पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया है एरविन चार्गल्स का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये रूल आपको जरूरत पड़ेगा डीएनए का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पर। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर और थोड़ा सा 10 मिनट में आपका देखिए, जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, आप शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर में आप ऐसा देखें तो कोई दिक्कत? ठीक है, शॉर्ट में अगर बताएं तो यहाँ पर क्या है, CH2OH में यहाँ पर आप फॉस्फोरस देखें, ठीक है, देखें कोई दिक्कत? यहाँ पर आप OH देखें, ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, इस तरह से चलता गया,
और एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड और बना देते हैं, समझिए, है ना। यहाँ पर फिर वही OH आपका, यहाँ पर वही C, यहाँ P है ना, और यहाँ से C से आपका इधर यहाँ निकलेगा HH, यहाँ का O, यहाँ पर ये, यहाँ पर OH, देखे हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर क्या होगा, वही OH आपस में क्या हुआ, H2O निकल गया, ठीक है, क्या बच गया, यहाँ पर बच गया O, बच गया, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका C है ना, यहाँ पर आपका क्या हो गया P, और यहाँ पर आपका क्या हो गया O बचा, हाँ या ना, नहीं समझ में आया, दिल से बना रहे हैं। फिर सेम चीज तो रिपीट होगा। फिर यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्लियरली समझिए कि जब आपका एक DNA यहाँ पर है, समझिए, जब सर एक DNA बोला, एक न्यूक्लियोटाइड में जब यहाँ OH है और जो दूसरा जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आ रहा है उसका 5 बेस पॉइंट पर क्या है, CH2 है, तो O P ऐसे है, तो हाँ या ना, क्लियर। तो एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन रहेगा, ये C, यहाँ पर O ऐसे है ना, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए और क्लियर हो, समझिए अच्छा से। देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, यहाँ पर CH2, फिर O, फिर यहाँ पर P, यहाँ पर O, यहाँ पर OH, इतना तो क्लियर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फिर OH, ठीक ना। अब क्या होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मेनी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, समझिए, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड को ले रहा है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड में भी वही स्ट्रक्चर आएगा ना, हाँ या ना, वही स्ट्रक्चर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा OH, क्लियर। यहाँ पर फिर क्या होगा, वही C, वही फिर O, वही P, वही OH, हाँ या कोई दिक्कत। अब ये OH क्या हो रहा है, यहाँ से वाटर जो आपका रिमूव हो रहा है, रिमूव हो रहा है ना, तो वाटर जब रिमूव हो रहा है तो H2O, तो बच क्या रहा है, केवल O बच रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। तो देखिए O यहाँ से P से जुड़ा, तो एक एस्टर बॉन्ड आपका यहाँ बन रहा था, बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड आपका यहाँ बन रहा है ना, और उसके कारण किसके कारण बन रहा है, फॉस्फेट के कारण। तो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, समझ में आया। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा, सेम होगा, सेम इवेंट होता जाएगा, है ना। यहाँ से हट जाएगा ये कार्बन, यहाँ O, यहाँ पर P, ठीक है। यहाँ पर भी नाम सेम होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एकदम यहाँ पर भी फॉस्फेट के एक न्यूक्लियोटाइड में एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, यहाँ जहाँ O है एक एस्टर बॉन्ड यहाँ बन रहा है, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ रहा है, हाँ, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो जब यहाँ पर OH बच रहा है तो ये आपका 1 2 ये थर्ड पॉइंट हो गया, तो इसको थर्ड OH बोल सकते हैं, थर्ड OH। अच्छा यहाँ पर क्या आपका पांचवा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम लोग 5' बोल सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर। तो देखिए एक आपका यहाँ पर 5' से शुरू हुआ है और एंडिंग कहाँ जा रहा है, 3' पे। तो एक स्टैंड आपका रेडी हो रहा है ना, एक स्टैंड रेडी हो रहा है, तो एक स्टैंड रेडी हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे हम ये नहीं कहते कि 3 ही न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, यहाँ पर हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक स्टैंड ऑफ DNA को बनाएगा, कोई दिक्कत। तो इसमें देखिए इसको लिखा था 5' और इसको लिखा था 3', क्योंकि इसका एक एंड जो है 5' होता है, एक एंड 3' होता है। पूरा लिखा था 5' P और 3' OH, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। अब दूसरा जो स्टैंड होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल, मतलब जो स्टैंड है उल्टा होगा, मतलब ये चीज को उलट दीजिए दूसरा स्टैंड, तो क्या होगा, ऐसे करके बनेगा, समझिए। मतलब जो वहाँ चीज जो इस तरह से था यहाँ उल्टा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या उसी तरह से समझते जाइए, ठीक है। 3 बना रहे हैं, समझ में आया। जस्ट ये उलट गया, ऑप्शन यहाँ था, ऑप्शन यहाँ चला गया, इस साइड में देखिए 5 आपका पॉइंट, इधर में 5 पॉइंट है, तो
इस जगह पर आपका फिर से 5 हो गया, तो आपस में उसी तरह क्या हो गया 1 2 3, ये जुड़ा इससे, समझिए ये जुड़ा इससे, उसी तरह से फिर आपका यहाँ फॉस्फेट है, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, उसी तरह से सब चल रहा है। फिर ये जुड़ा इससे, सेम उसी तरह हो रहा है, सेम जो यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना उसी तरह से यहाँ बढ़ रहा है। क्लियर? हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये एंटी प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ जो आपका 3' पे खत्म होता है, यहाँ पर 5' पे खत्म होता है, और यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा 3' वैसे ही 3' पर यहाँ खत्म होगा। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? मतलब सर 2 स्ट्रैंड तो समझ में आ गया। इधर से मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड बहुत सारा, अगर आपको जो है न्यूक्लियोटाइड मिलकर यहाँ पर इधर एक स्ट्रैंड बनाया, यहाँ पर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक स्ट्रैंड बनाया, 2 स्ट्रैंड रेडी हो गया। अब समझिए, आपको पता है कि जब न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो यहाँ पर कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस आएगा, तो नाइट्रोजन बेस आएगा, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस आएगा, तो उल्टा बनाया ना इसको, यहाँ पर भी नाइट्रोजन बेस आएगा, कोई दिक्कत? अगर यहाँ पर एडेनिन आया तो यहाँ पर कौन आएगा? थाइमिन आएगा। अगर यहाँ जी आया तो यहाँ क्या आएगा? सी। अगर यहाँ सी आया तो यहाँ क्या आएगा? जी। समझ में आ रहा? अब ये क्या कर रहा है, एटी जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, जीसी आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करेगा, तो उसी तरह से जीसी आपका फिर ट्रिपल बॉन्ड से पेयर करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ या नो? फाइनली आपको स्ट्रक्चर क्या मिला? सर ये स्ट्रक्चर मिल रहा है सर। ये स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हाँ या ना? मिला ना? कोई दिक्कत? अब यही क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में क्या होता है, जो है वो है ना, अपना जो बॉन्ड को जो मैनेज करने के लिए वो क्या करता है, मूव कर जाता है। जब यही चीज जब मूव कर जाएगा तो कुछ ऐसा मूव कर जाता है, ऐसा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब इस यहाँ तो 2 दिया हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन हम चलिए एक एक करके ही सबको दिखा रहे हैं, ठीक है? तो फाइनली जो है यही जो है आपका डीएनए एक्चुअली में इस तरह से आपके ऐसा दिखता है। क्लियर? हाँ या ना? अब देखिए, ये जो 2 डीएनए होता है एक्चुअली में आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, वो 2 डीएनए का 3D स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो एक्चुअली ऐसा दिखाई देगा, ऐसा समझ रहे हैं? कैसा? ऐसा दिखाई देगा, मतलब 2 ये स्ट्रेट ये ऐसे करके दिख रहा है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यहाँ बीच में क्या गैप है, लेकिन अगर हम लोग 2D में देखते हैं तो हमको लगता है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये इस तरह से रहता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो दोनों स्ट्रैंड के बीच में गैप रहता है, कितना का? 20 एंगस्ट्रॉम का गैप रहता है, 20 एंगस्ट्रॉम का गैप रहता है, हाँ एंगस्ट्रॉम, ठीक है? और समझिए यहाँ पर देखिए, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ जो आप देख रहे हैं जो ग्रूव, ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं ग्रूव। जब ये ग्रूव ज़्यादा, मतलब एक तरह से गड्ढा समझ लीजिए, अगर वो गड्ढा ज़्यादा बड़ा है तो उसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, अगर कम है तो उसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। जैसे इसको आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, मेजर ग्रूव है, कह सकते हैं, जबकि यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, माइनर ग्रूव है। जब ये टेढ़ा करेगा तो इसमें जो आपका, हाँ जैसे थ्रेड ले लीजिए, तो उसको क्या, जैसे खोलिए ना, सूत्री ले लीजिए, जैसे उसको खोलिए रस्सी, तो कहीं कहीं ज़्यादा जुड़ सकता है, कहीं कम हो सकता है ना, तो ये जो चीज़ें इसको ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है? टर्निंग जो है, टर्निंग वो टर्निंग जहाँ पर बड़ा है उसको मेजर ग्रुप बोलेंगे, टर्निंग जहाँ कम है वहाँ पर बोलेंगे माइनर ग्रुप। यहाँ तक समझ में आया? एक टर्न में 10 बेस पेयर रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक में 10 ही रहेगा, समझ में? और इक्वल, जैसे हम यहाँ पर देखिए गैप ज़्यादा दे दिए, यहाँ कम दे दिए, वैसा नहीं रहेगा, यहाँ पर फिक्स गैप रहेगा, है ना? 3.4 एंगस्ट्रॉम का गैप जो है वो दोनों में रहेगा। और एक जो है आपका टर्न से दूसरे टर्न के बीच में, बिल्कुल नहीं, ठीक है? और एक टर्न से दूसरे टर्न के बीच में समझिए, यहाँ पर 10 बेस पेयर से ही रह सकते हैं, और इसका 34 एंगस्ट्रॉम जो इसका गैप है। सर याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, हर एक के बीच में, इसके बीच में 3.4, इसके बीच में 3.4, इसके बीच में 3.4, इसके बीच में 3.4, समझ रहे हैं? इक्वल। और तब सिंपल कैलकुलेशन है कि यहाँ टोटल 10 है ना,
तो 3.4 को 10 से 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 34 एंगस्ट्रॉम हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर? समझ में आ रहा है? हमेशा एंटी पैरेलल अगर 5 डैश से अगर स्टार्ट हो रहा है उसका एंडिंग 3 डैश पे होगा, और 3 डैश से अगर शुरू हो रहा है तो उसका एंडिंग 5 डैश पे होगा। ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ये कौन दिए? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक है ना, वाटसन क्रिक दिए क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कौन सा मॉडल? तो डबल पर लिखा हुआ है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ एडीएन। समझ में आया कि नहीं आया? बता दीजिए। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? कि जो डीएनए का जो बॉडी है, ठीक है, डीएनए का जो बॉडी है उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक मान लीजिए बीच का ले लेते हैं और एक आउटर ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का जो बॉडी है, समझिए, तो बॉडी जो है दो पार्ट में होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल पार्ट जो है किससे मिलकर बना है? एमसीक्यू में पूछता है। अगर हम एक्सटर्नल के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल जो बाहर का जो पार्ट है, ये जो बाहर का जो पार्ट है, तो बाहर का पार्ट में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, मतलब आपका शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, यही रहेगा साइड में। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट उतना ही रहेगा आउटर साइड में। जबकि मिडिल में क्या रहेगा? मिडिल में रहेगा नाइट्रोजन बेसेस, है ना, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बॉन्ड के बारे में पूछा तो नाइट्रोजन बेसेस हो। हाँ बोलिए। हाँ, बेसिस वही है, प्यूरिन पिरामिड्स भी बोल सकते हैं आप। तो नाइट्रोजन बेस का ही दो पार्ट है, ठीक है? सेटिस्फाई हो गए? अच्छे समझ में आ गया कि सर यहाँ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर से वहाँ कैसे गया? क्लियर हो गए ना? इसलिए हम लोग एक्चुअली में ऐसा दिखता है डीएनए। जब उसको 3D मॉडल आप देखेंगे यूट्यूब में वीडियो डाल के देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर, तो ऐसे करके वो ऐसे घूमता आपको दिखाई देगा। एंड वो गैप मतलब वो क्रॉस नहीं रहता है, वो एक दूसरे से जो घूम रहा है टर्निंग रहता है, वो टर्निंग हम लोग को 2D में दिखाई दे रहा है क्रॉस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।